ऋषि उस वक्त प्रियंका के कमरे में बैठा हुआ था। उसने एक हाथ से आराध्य का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से प्रियंका का। ऋषि प्रियंका की तरफ देखकर आराध्य से कहता है, पता है आराध्य, ये पागल मुझसे बहुत लड़ती थी। जब तक दिन में 2-4 बार मुझे परेशान ना कर ले, इसका खाना नहीं हजम होता था। मैं इसे बिल्ली बुलाया करता था। कभी शांत नहीं रहती थी, हमेशा बिल्ली की तरह उछलती कूदती रहती थी। पर अब देखो, इतनी शांत है। पर ये शांत प्रियंका मुझे अच्छी नहीं लग रही। पहले की तरह क्यों नहीं हो जाती, मुझसे लड़ने वाली, मुझे परेशान करने वाली। आराध्य जब ऋषि की तरफ देखती है तो पाती है कि उसकी आंखों में नमी है। वो अपना दूसरा हाथ ऋषि के हाथ के ऊपर रखती है। ऋषि अब प्रियंका से हटकर आराध्य को देखता है। आराध्य अपना एक हाथ बढ़ाकर ऋषि की आंखों से आंसू पोंछती है। आप परेशान मत होइए, आराध्य इशारों में कहती है। प्रियंका बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब आपका और बड़ी माँ का प्यार इसके साथ है तो इसे कुछ नहीं होगा। और देखिएगा, एक दिन जल्दी ये पहले की तरह आपसे फिर लड़ेगी। ऋषि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो आराध्य से कहता है, तुम्हें यकीन है? आराध्य अपना सर हाँ में हिलाती है। ऋषि और आराध्य बात ही कर रहे थे कि इतने में ऋषि का फोन बजता है। ऋषि फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। देखता है, सूरज का कॉल है। ऋषि कॉल रिसीव करता है। हाँ, बोलो सूरज, क्या बात है? सर, मैंने पता करवा लिया है। एमआर गौतम अग्रवाल की कंपनी के 60% शेयर किसी जेपी के नाम है। ऋषि कंफ्यूज होकर पूछता है, जेपी? ये कौन है? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। वो हमने इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमारा क्राइम और अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। ऋषि चौंकते हुए कहता है, मतलब? कहना क्या चाहते हो सूरज? जेपी इस वक्त दुबई में रहता है और वहीं से अपने सारे इलीगल काम को करता है, पर इसका गौतम से क्या लेना देना? ये जेपी गौतम पर इतना मेहरबान क्यों है? क्योंकि सर, एमआर गौतम अपने लीगल कामों के बीच जेपी के इलीगल कामों को अंजाम देता है। ऋषि हैरान होकर कहता है, क्या गौतम अग्रवाल अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है? जी सर। गौतम अग्रवाल के जितने भी लीगल काम हैं, उन सब के पीछे वो जेपी के इलीगल कामों को अंजाम देता है। ड्रग्स रैकेट, हथियारों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूशन भी। ये सारे काम में गौतम जेपी के लिए करता है। ये सब सुनकर ऋषि बिल्कुल शॉक में आ जाता है। उसे तो यही लगता था कि गौतम एक धोखेबाज और जालसाज इंसान है, लेकिन वो असल में इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऋषि सूरज से बात करके अपना फोन पॉकेट में रखता है। उसके दिमाग में इस वक्त यही बात चल रही होती है कि गौतम अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके बिजनेस को बर्बाद करना इतना आसान नहीं होगा। वही सब सोच ही रहा होता है कि उसे फील होता है कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। ऋषि चौंक कर पीछे पलटकर देखता है तो पता चलता है कि आराध्य है। ऋषि आराध्य को देखकर घबरा जाता है कि कहीं उसने उसकी बात तो नहीं सुन ली। वो खुद को थोड़ा नॉर्मल करता है और नॉर्मल टोन में आराध्य से पूछता है, क्या हुआ? आराध्य ऋषि से इशारों में पूछती है, आप इतनी देर से फोन पर बात कर रहे थे, नीमो आंटी 2 बार खाने के लिए बोल कर गई हैं। हाँ, ऑफिस में कुछ जरूरी बात चल रही थी। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आराध्य वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ऋषि प्रियंका के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, प्रियंका, मैंने गौतम की बर्बादी की शुरुआत कर दी है। बस अब इस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। और तुम देखना, बहुत जल्द गौतम अग्रवाल सड़क पर होगा।
वो प्रियंका की बगल में बैठता है और उसे देखकर प्यार से कहता है, प्रियंका, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना? कोमा में पड़ी प्रियंका अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को हल्का सा उठाती है, जो सिर्फ ऋषि ही देख सकता है। ऋषि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो प्रियंका की तरफ देखकर कहता है, तू इस हालत में भी मुझे परेशान करना बंद नहीं करती है। तेरी उंगली सिर्फ मेरे सामने ही उठती है। जब पहली बार तूने ऐसा किया था ना, तब मैंने डॉक्टर से कहा था कि तेरे हाथ में मूवमेंट हुई है। डॉक्टर ने इस बात को साफ मना कर दिया था। उसके बाद किसी ने भी तेरी इस उंगली को उठता हुआ नहीं देखा। तू ये बस मेरे लिए करती है ना, ताकि मुझे सही रास्ता दिखा सके। आराध्य के मामले में भी जब मैंने तुझसे कहा था कि मैं गौतम जिस लड़की से शादी करने जा रहा है उससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, तब मैं कंफ्यूज था, मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तब मैंने तुझसे पूछा था कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। तब भी तूने अपनी इस उंगली के इशारे से मुझे ये बताया था कि मैं सही कर रहा हूँ। तू हमेशा मुझे सही और गलत के बीच सही रास्ता दिखाती है। बहुत सारी बातें करनी है तुझसे, बहुत लड़ना है। ओ ये पागल बिल्ली, जल्दी उठ जाना। नीचे हॉल में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने की तैयारी कर रहे थे। आराध्य और निमो खाने की प्लेट लगा रही थी। बड़ी माँ सोफे पर बैठी थी। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ ऋषि नीचे आता है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आराध्य सबको खाना सर्व करती है और उसके बाद वो भी अपनी चेयर पर बैठ जाती है। सब लोग अपना डिनर खत्म करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आराध्य रूम में जाती है और अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। ऋषि जब रूम में आता है तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। उसे पता होता है कि आराध्य रात में सोने से पहले नहाती है। वो अपना लैपटॉप लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा बंद होता है। आराध्य अपने बाल टॉवल से पूछते हुए बाहर आती है और सीधी ड्रेसिंग टेबल के पास चली जाती है। आराध्य अपने बाल टॉवल से झटकती है, जिससे उसके बालों का पानी ऋषि के ऊपर बारिश की बूंदों की तरह आता है। ऋषि घूरकर आराध्य को देखता है। आराध्य को देखते ही उसकी सांसें ही अटक जाती हैं। आराध्य बिल्कुल फ्रेश लग रही होती है। ऋषि जब आराध्य को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आराध्य जब पलटकर ऋषि को देखती है तो पाती है कि ऋषि उसे ही घूर रहा है। ऋषि बिना पलक झपकाए आराध्य को लगातार देख रहा होता है। आराध्य धीरे से ऋषि के पास आती है, अपना हाथ उसके आंखों के सामने हिलाकर उसे होश में लाती है। ऐसा करने से ऋषि हड़बड़ा जाता है और वो आराध्य को एकटक देखने लगता है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आराध्य के हाथ हिलने से ऋषि होश में आता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वह क्या कर रहा था। आराध्य अब भी थोड़ी शर्माई हुई सी उसके सामने खड़ी थी। आराध्य ने इशारों से पूछा, ऐसे क्यों घूर रहे हैं और कहाँ देख रहे थे आप? ऋषि को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं कहाँ देखूंगा? हाँ, वो सामने पेंटिंग है, उसे देख रहा था। काफी अच्छी पेंटिंग है। बेचारा ऋषि, रोमांस का भी नहीं आता, कम से कम बहाना तो अच्छा बनाता। आराध्य ऋषि को ऐसे देख रही थी जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। आराध्य मन में सोचती है, पेंटिंग देख रहे थे, रूम तो इन्हीं का है। ऋषि को जब लगा कि उसका बहाना बकवास है, तो वह उठकर सीधा बाथरूम में चला गया। आराध्य बस उसे जाते हुए देख रही थी। ऋषि बाथरूम में दरवाजा लॉक करके अपने सीने पर हाथ रखकर शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, ऋषि ये क्या हो गया था मुझे? और ये मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है?
आराध्य के सामने ऐसे बच्चों वाली हरकत कर रहा था। पेंटिंग। ऐसा फालतू बहाना कौन देता है? कसम से, करोड़ों की डील करना आसान है, पर बीवी के सामने बहाना बनाना बहुत मुश्किल है। आराध्य क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? थोड़ी देर बाद जब ऋषि वापस रूम में आता है, तो देखता है कि आराध्य अपनी साइड सो गई है। वह भी लाइट ऑफ करके अपनी साइड सो जाता है। दिलों की दूरियां तो धीरे धीरे कम हो रही थी, पर इनके बेड के बीच अभी भी काफी दूरी थी। अगली सुबह ऋषि को अपने कानों में शोर सुनाई देता है। वह परेशान होकर एक तकिया अपने कान में लगा लेता है, पर शोर फिर भी कम नहीं होता। ऋषि की नींद खराब हो रही होती है, तो वह इरिटेट होकर उठता है, यह देखने के लिए कि किसने उसकी नींद खराब की। पर जब अपने सामने आराध्य को देखता है, तो बस देखता ही रह जाता है। आराध्य ने एक सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी और पूरा श्रृंगार किया हुआ था। जो चीज ऋषि को परेशान कर रही थी, वह थी आराध्य की चूड़ियों की खनखन और पायल की छन-छन। ऋषि की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई थी। वह आराध्य को बिना पलक झपकाए देख रहा था। ऋषि को इस तरह खुद की तरफ देखता हुआ पाकर आराध्य थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। दोनों अपनी हालत से जूझ ही रहे थे कि तभी दरवाजे का डोर नॉक होता है। आराध्य जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। सामने निमो खड़ी होती है। उसके हाथ में एक कॉफी की ट्रे होती है। निमो आती है और आराध्य से कहती है, बहुरानी, बड़ी मालकिन आपको नीचे बुला रही हैं। जल्दी आ जाइए, सब तैयारियां हो गई हैं। आराध्य निमो के हाथ से कॉफी की ट्रे लेकर उसे धन्यवाद का इशारा करती है। निमो वहां से चली जाती है। आराध्य कॉफी लेकर ऋषि के पास आती है और उसके सामने कॉफी की ट्रे रखती है। ऋषि कॉफी लेता है और आराध्य से पूछता है, ऋषि, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आराध्य इशारों में कहती है कि उसे बड़ी माँ ने कहा है तैयार होने के लिए। ऋषि अपनी कॉफी पी रहा होता है और इतने में आराध्य ऋषि के कपड़े निकाल कर रख देती है। उसका ऑफिस का लैपटॉप और फाइल समेटकर उसके बैग में डाल देती है और साथ ही उसकी घड़ी, पर्स और मोबाइल को भी एक जगह रख देती है। ऋषि को अब इन सब की आदत हो गई थी। आराध्य उसके लिए यह रोज करती थी। आराध्य ऋषि का सारा सामान समेटकर नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ऋषि रेडी होकर नीचे आता है, तो देखता है बड़ी माँ हॉल में आराध्य के साथ कुछ तैयारियां कर रही हैं। ऋषि उनके पास आकर बैठता है और पूछता है, ऋषि, बड़ी माँ, यह सब क्या है? बड़ी माँ, अरे, आज एकादशी है, तो मैंने सोचा क्यों ना बहू के हाथ से मंदिर में दान करवा दूं। बड़ी माँ थोड़ा परेशान होकर ऋषि की तरफ देखती है और कहती है, ऋषि, मैंने तुमसे पूछा तो नहीं कि क्या मैं आराध्य को लेकर मंदिर जाऊं? ऋषि, बड़ी माँ, आपको यह सब पूछने की क्या जरूरत है? आप घर की बड़ी हैं और आराध्य के लिए कोई भी फैसला लेने के लिए आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी बहू है, आप जैसे चाहो वैसे करो। ऋषि वहां से सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। नीमो उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है, पर जब ऋषि देखता है कि कोई और ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं है, तो वह फिर से बड़ी माँ से पूछता है, ऋषि, बड़ी माँ, आप लोग ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ी माँ, मेरा और आराध्य का व्रत है आज एकादशी का। हम लोग पूजा करके शाम को ही कुछ खाएंगे। ऋषि ने एक बार आराध्य की तरफ देखा और फिर अपने सामने पड़ी प्लेट की तरफ देखा जिसमें पोहा था। ऋषि ने पोहे की प्लेट हटाते हुए निमो से कहा, आंटी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। ऋषि बाहर आता है और सिक्योरिटी हेड से कहता है, सब मंदिर जा रहे हैं, बी केयरफुल। वहां भीड़ होगी, तो 1 मिनट के लिए भी अपनी नजर उन लोगों के ऊपर से मत हटाना। सिक्योरिटी हेड कहता है,
डोंट वरी सर, मैंने गार्ड्स को पहले ही कह दिया है, वो लोग मंदिर में अलर्ट पर हैं। ऋषि वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है और आराध्य बड़ी माँ के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। आराध्य और बड़ी माँ मंदिर पहुंची। वहां पूजा की सारी तैयारी पहले से ही हो रखी थी। बड़ी माँ ने आराध्य के हाथ से ही पूजा करवाई। पूजा करके आराध्य बड़ी माँ के पास आई तो बड़ी माँ और आराध्य मंदिर के आंगन में सबको दान दे रही थी। थोड़ी देर बाद बड़ी माँ ने आराध्य से कहा, आराध्य, तुम यहाँ दान का काम देख लो, मैं तब तक मंदिर के अंदर आती हूँ। आराध्य ने हाँ में सर हिलाया। बड़ी माँ ने गार्ड को वहां छोड़कर चली गई। आराध्य सबको दान देकर जाने वाली थी, तभी उसने देखा कि एक साधु उसे ही देख रहा है। आराध्य उनके पास गई और जब वह साधु को दान देने लगी तो वह साधु उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, बेटी, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी एक गार्ड आकर साधु से बोला, बाबा जी, अगर दान नहीं चाहिए तो मैडम को परेशान मत करो। फिर आराध्य से कहा, चलिए मैडम। बड़ी मैडम ने कहा है यहाँ काम खत्म करके आपको उनके पास ले जाओ। आराध्य गार्ड की बात सुनकर गार्ड के साथ जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ अपने भाग्य से आई हो। यह सुनकर आराध्य रुक गई और पीछे देखा तो वही साधु आराध्य से यह कह रहा था। आराध्य उनके पास आई और आश्चर्य से देखने लगी। साधु ने आगे कहा, हाँ बेटा, तुम जहाँ हो वहाँ अपने भाग्य से आई हो। तुम्हारी किस्मत तो कुछ और होनी थी, पर हुई यह है। पर जो तुम्हें मिला है वह बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि भविष्य में यह सब तुमसे छीन लेने की कोशिश की जाएगी। आने वाले समय में तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से सामना करना है। जीवन आसान नहीं होगा तुम्हारा, बस खुद पर यकीन रखना। आराध्य की बात सुनकर थोड़ी परेशान हो गई। वह कुछ सोच ही रही थी कि बड़ी माँ पीछे से आराध्य को आवाज दी, आराध्य, यहाँ सब हो गया या कुछ बाकी है? आराध्य ने बड़ी माँ को देखकर इशारों में बताया कि यहाँ सब हो गया है। अच्छा, ठीक है, सब काम हो गया तो चलो घर चलते हैं। आराध्य ने हाँ में सर हिलाया। फिर पलटकर देखा तो वह साधु ध्यान में थे। आराध्य उन्हें देखती रही, फिर वहां से चली गई। पूरे रास्ते आराध्य के मन में साधु की कई बातें चलती रहीं। शाम को जब ऋषि घर आया तो सबने खाना खा लिया था। ऋषि ने यह बात नोटिस की कि आराध्य का मन खाने में नहीं था। ऋषि जब रूम में आया तो देखा आराध्य बालकनी में थी। ऋषि उसके पास गया और पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो। आराध्य ने ना में सर हिलाया और अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाने की कोशिश की। आराध्य और ऋषि बालकनी में बैठे थे। ऋषि के यह पूछने पर कि आराध्य परेशान क्यों है, आराध्य ने ऋषि की तरफ देखा। उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाई और अपना सरनामे हिलाया कि वह परेशान नहीं है। ऋषि ने एक तिरछी मुस्कान के साथ आराध्य की तरफ देखा और कहा, आराध्य, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम किसी बात से बहुत परेशान हो। बताओ मुझे, क्या बात है? आराध्य की चोरी पकड़ी गई थी। उसने पास में रखा अपना फोन उठाया और नोटपैड में टाइप करके ऋषि को दिया। ऋषि ने वह नोटपैड पढ़ा।
आराध्य ने उस नोटपैड में मंदिर में जो कुछ भी हुआ था वह सब ऋषि को बता दिया था। वह पढ़ने के बाद ऋषि ने आराध्य का फोन टेबल पर रखा और उसका हाथ पकड़कर उसे पास में रखी चेयर पर बिठाया और उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखकर कहा, तो क्या तुम इन सब बातों पर यकीन करती हो? आराध्य इशारों में पहले नहीं करती थी, क्योंकि पहले मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पर अब मेरे पास मेरी जान से बढ़कर कीमती रिश्ते हैं और मैं इन रिश्तों को खोना नहीं चाहती। यह बोलते वक्त आराध्य की आंखें छलक आई थी। ऋषि ने अपना एक हाथ बढ़ाया और आराध्य के आंसू पोंछे और उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ बहुत प्यार से देखकर कहा, आराध्य, सबसे पहले रोना बंद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आराध्य, सुख दुख, जीना मरना, यह सब हमारे हाथ में नहीं होता है। इंसान बस यह कर सकता है कि जितना वक्त वह अपनों के साथ है खुशी से बिताए। मैं यह तो नहीं कहता कि हम हमेशा साथ रह सकते हैं। हो सकता है जिंदगी में कभी मेरा तुमसे साथ छूट जाए, जैसे ही ऋषि ने यह कहा, आराध्य ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नम आंखों से देखते हुए अपना सरनामे हिलाया। ऋषि ने उसका हाथ हटाया और अपने हाथ में लेते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, पर मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम दूर भी जाना चाहोगी तो मैं जाने नहीं दूंगा। और जहां तक बात रही जिंदगी में कठिन समय की, तो हम साथ मिलकर मुकाबला करेंगे उस समय। आज दोनों अपने आने वाले भविष्य की बात कर रहे थे। भले ही इन बातों में कहीं यह जिक्र नहीं था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कुछ एहसासों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। दोनों ने सारी जिंदगी साथ रहने का और खुश रहने का वादा किया था। आराध्य ऋषि के कंधे पर आराम से सर रखकर चांद को देख रही थी। ऋषि ने अपने एक हाथ से आराध्य का हाथ थामा हुआ था, तो दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। आज पहली बार ऋषि और आराध्य एक दूसरे के इतने करीब थे। दोनों को एहसास ही नहीं था कि वे दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठकर चांद को देख रहे हैं। ऋषि और आराध्य एक दूसरे की बाहों में बैठकर चांद को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ऋषि को अपने कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने देखा, आराध्य गहरी नींद में सो चुकी थी। ऋषि धीरे से मुस्कुराया। उसने भी धीरे से आराध्य का हाथ हटाया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले गया। ऋषि ने आराध्य को धीरे से बेड पर लिटाया, पर जैसे ही वह वहां से उठने वाला था, आराध्य ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली थी। आराध्य ने उसकी टी शर्ट बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। ऋषि चाहता तो उसके टी शर्ट को आसानी से छुड़ा सकता था, लेकिन न जाने क्यों वह ऐसा नहीं कर सका। वह वैसे ही आराध्य के बगल में लेट गया। आज पहली बार था कि ऋषि और आराध्य के बीच तकिए का फैसला नहीं था। उस अंधेरे कमरे में एक हल्की पीली रोशनी में आराध्य का चेहरा चांद सा चमक रहा था। ऋषि लगातार आराध्य के मासूम से चेहरे को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की सी मुस्कान थी। तभी अचानक से आराध्य ने करवट ली और उसका चेहरा ऋषि के सीने में छुप गया। ऋषि को अपने सीने में आराध्य की सांसें महसूस हो रही थी। वह अचानक से बहुत घबरा गया और उसके दिल की धड़कन 100 की स्पीड से दौड़ने लगी।
ऋषि ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वह आराध्य से थोड़ा पीछे हटने वाला था कि उसने देखा आराध्य ने उसकी टी शर्ट अभी भी पकड़ी हुई है। ऋषि ने पहली बार महसूस किया कि आराध्य की बॉडी से एक हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आती है। ऋषि ने अपना हाथ बढ़ाया और जिस हाथ से आराध्य ने उसकी टी शर्ट पकड़ी हुई थी, ऋषि ने उसी हाथ को पकड़कर वैसे ही लेटा रहा। यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। जहां आराध्य की सांसें ऋषि के सीने पर टकरा रही थी, वहीं ऋषि की सांसें आराध्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ जा रही थी। अगली सुबह रोज की तरह आराध्य की आंख पहले खुली। उसने पाया कि उसकी कमर पर कुछ भारी सा वजन रखा हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश की तो पता चला कि ऋषि का हाथ उसकी कमर पर था। यह देखकर आराध्य एक पल के लिए हैरान हो गई कि वह ऋषि के इतने करीब कैसे आ गई। आराध्य ने हल्के हाथ से ऋषि का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि का भारी भरकम हाथ आराध्य के एक हाथ से नहीं उठ रहा था। उसने दोनों हाथों से ऋषि का हाथ हटाने की कोशिश की। इतने में ऋषि नींद में ही कसमसाता हुआ आराध्य को और टाइट पकड़ लेता है और इरिटेट होकर कहता है, क्या यार, परेशान मत करो, सोने दो। आराध्य का तो यह सुनकर जैसे मानो दिन में तारे ही नजर आ रहे थे। एक तो ऋषि ने उसे इतने जोर से पकड़ लिया था और दूसरे अपने चेहरे को उसके गाल पर रगड़कर अपनी गर्म सांसें उसके गाल पर छोड़ रहा था। आराध्य को तो इस वक्त 440 वोल्ट के झटके लग रहे थे। अब आराध्य का दिल 100 की स्पीड से दौड़ रहा था। जब उसे लगा कि उसका दिल फटकर बाहर ही आ जाएगा और अब उसे यहाँ रुकना बर्दाश्त नहीं होगा, तो वह जैसे तैसे कसमसाते हुए ऋषि की बाहों से छूटकर तुरंत वॉशरूम में भाग गई। आराध्य जल्दी से फ्रेश होकर वापस रूम में आई तो देखा ऋषि अभी भी वैसे ही सो रहा है। वह जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर गई और अपना श्रृंगार करके रेडी होकर जल्दी से नीचे पहुंच गई। रोज की तरह बड़ी माँ आज भी पूजा मंदिर में ही कर रही थी। आराध्या सीधे उनके पास गई। बड़ी माँ ने आराध्य को देखा और उनसे पूछा, क्या बात है आराध्या, आज कुछ चमक मार रही हो, ऐसा क्या हो गया? आराध्य सुबह की बात याद करती है और उसका चेहरा फिर से गुलाबी हो जाता है। वह शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और ना में सर हिलाती है। आराध्य का लाल पड़ा चेहरा देखकर बड़ी माँ समझ जाती है कि कुछ तो बात है, पर वह इस वक्त आराध्य को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह चुप रही। सबने मिलकर पूजा की। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तभी ऋषि डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। आज तो उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी आराध्य से नजरें मिलाने की। वह रात वाला इंसिडेंट याद करके उसका भी चेहरा लाल हो रहा था। बड़ी माँ ने जब ऋषि को देखा तो उसके भी चेहरे पर लाली देखकर वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी माँ ने ऋषि से पूछा, क्या बात है ऋषि, तुम दोनों ने क्या कोई नया क्रीम लगाया है? बड़ी माँ के सवाल पर ऋषि आश्चर्य से उन्हें देखता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। नहीं तो बड़ी माँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे, सुबह से ही देख रही हूँ, आराध्य का चेहरा भी लाल हो रहा है, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है। गोरा करने वाली क्रीम तो मार्केट में बहुत है, पर यह
लाल करने वाली कौन सी क्रीम है? बड़ी माँ के सवाल पर ऋषि और आराध्य दोनों शर्मा जाते हैं। आराध्य जल्दी से भागकर किचन में चली जाती है और ऋषि जल्दी से अपना बैग उठाकर कहता है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं शाम को मिलता हूँ। दोनों के जाने के बाद बड़ी माँ खिलखिलाकर हंसने लगती है। तो निमो उनके पास आती है और पूछती है, अरे मालकिन, ऐसा क्या कह दिया आपने कि यह दोनों भाग गए? नीमो के सवाल पर बड़ी माँ कहती है, कुछ तो हुआ होगा, तभी तो दोनों लाल हुए पड़े हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि माता रानी इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। ऋषि अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल पर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया। ऋषि बिना उस तरफ देखे कहा, अंदर आइए। दरवाजा खुला और सूरज अंदर आया। वह ऋषि के सामने आकर एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, सूरज सर, खबर मिली है एमआर गौतम अग्रवाल, जो लंदन में किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, वह वापस इंडिया आ गए हैं। मैंने उनके सारे वेंडर्स से बात की है, वे सब हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। आगे क्या करना है? ऋषि यह सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। वह कुछ सोचा और फिर सूरज से कहा, ऋषि गुड जॉब। एक काम करो, उनके जितने भी वेंडर्स हैं, उनके साथ एक साथ मीटिंग फिक्स करवाओ। जब गौतम के सारे प्रोजेक्ट एक साथ उसके हाथ से जाएंगे ना, तब देखना कैसे बौखलाता है वो। सूरज जी सर, मैंने यह काम पहले ही कर दिया है। कल आपकी उन सभी वेंडर्स के साथ मीटिंग है। ऋषि द ग्रेट, कल की मीटिंग की सारी तैयारियां एक साथ रेडी रहनी चाहिए। हमारा प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि वे लोग गौतम के साथ काम करने के बारे में सोचे भी ना। कुछ सोचते हुए ऋषि फिर सूरज से कहा, ऋषि सूरज, कल की मीटिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं, वे सब तुम मुझे पर्सनल ईमेल करोगे। मैं कल की मीटिंग में कोई भी गलती नहीं देखना चाहता। सूरज जी बॉस, मैं हैंडल कर लूंगा। सूरज फिर ऋषि के केबिन से बाहर चला गया। ऋषि अपने चेयर पर पीठ दिखाकर आसमान की तरफ मुंह करके और अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऋषि, खुद से बस एक दिन और, एमआर गौतम अग्रवाल। कल देखना कैसे मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ता हूँ। शाम का वक्त था। ऋषि के मेंशन में आराध्या प्रियंका के कमरे में थी। वह प्रियंका के पिल्लों में कुशन सेट कर रही थी। आराध्य बेड के कोने पर बैठी कभी पिल्लों में कुशन सेट करती, तो कभी प्रियंका को देखकर मुस्कुराती। आराध्य ने पिल्लों को आराम से प्रियंका के सर के नीचे सेट किया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए मन में सोचने लगी। आराध्य, मन ही मन, प्रियंका, मैं ज्यादा तो नहीं जानती तुम्हारे बारे में, पर इतना जानती हूँ कि तुम बड़ी माँ और ऋषि जी के लिए बहुत मायने रखती हो। वे दोनों तुम्हें ऐसा देखकर बहुत दुखी होते हैं। अपने लिए ना सही, उनके लिए ही इस नींद की दुनिया को छोड़कर वापस आने की कोशिश करो।